Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And friends, I have covered near about the 90 question of the geography. If you have not watched, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding geography questions. And I am covering all the syllabus meticulously here, so that you can crack any government exam by watching only this type of videos. And friends, I have created a list regarding political science, geography, economics, history, and so forth. I will create so many videos regarding each and every subject. Please watch all of that along with me so that you can crack any exam. Let's get started, beginning with the 91st question. 91वां क्वेश्चन देखते हैं. रिगार्डिंग द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है. स्टेटमेंट 1 है, इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट फ्रॉम द लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड द टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट. मतलब ये बोला गया कि जनवरी का मंथ में आइसोथर्म्स होता है, जो मान लो लैटिट्यूड है. लैटिट्यूड मान लो हम जो लेटर लाइन है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, इनको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं. आइसोथर्म्स होता है दो जिनका सिमिलर टेम्परेचर हो, उनको कंबाइन करने वाली लाइन को आइसोथर्म्स बोलते हैं. तो इन्होंने बोला कि जनवरी में जो आइसोथर्म्स है वो लैटिट्यूड ओशियन के ऊपर नॉर्थ में शिफ्ट कर जाता है और साउथ में शिफ्ट कर जाता है कॉन्टिनेंट के ऊपर. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द थर्मल इक्वेटर लाइज जनरली टू द नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर. जो मतलब जियोग्राफी में हमने इक्वेटर मानी हुई है 0 डिग्री, तो उसका क्या है, थर्मल इक्वेटर है जो लाइज जनरली टू दी नॉर्थ टू दी, मतलब इसके नॉर्थ में जो जियोग्राफिकल इक्वेटर है उसके नॉर्थ में रहती है. एंड द थर्ड वन इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ द एनुअल टेम्परेचर इज फाउंड इन द साइबेरियन रीजन. जो हाईएस्ट टेम्परेचर है एनुअल का वो साइबेरियन रीजन में मिलता है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. रशिया का जो एरिया है साइबेरिया रीजन है, रशिया नहीं साइबेरियन रीजन है, तो वहाँ क्या सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए और साथ के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहेंगे तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी. और अगर आपका गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सीख के जा रहे हो. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसका सॉल्यूशन डी है. क्या है, जो इन जनरल द आइसोथर्म्स आर दी जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड. क्या ये पैरेलल टू लैटिट्यूड के पैरेलल रहते हैं जनरल में. बट इन जनवरी आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट. तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि ओशियन के गर्मियों जनवरी के मंथ में मान लो ये ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और ओशियन में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द लैंड ओवर वाटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में. आपको पता है कि लैंड ज़्यादा है, पानी कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है. जो इट इज़ वार्म, सो द थर्मल इक्वेटर लाइज जनरली टू द नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर. जो जियोग्राफी की इक्वेटर मानी गई है उससे ऊपर रहती है, जो थर्मल इक्वेटर मानते हैं, जिसको सपोज करने वाली लाइन है जो. एंड द थर्ड वन इज द हाइएस्ट रेंज ऑफ द एनुअल टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री ओवर साइबेरिया. साइबेरिया के ऊपर 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 92nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्लोबा एंडरसोनी ए रेयर एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर किया गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट. क्या वेस्टर्न घाट में रहता है. एंडेमिक मैंने कल भी बताया था, जो लोकल एरिया में रहते हैं जो उसी चीज़ में वहीं पे पाया जाता है. पेंडेमिक पूरे विश्व में, जैसे कि कोरोना पेंडेमिक हो चुका है. इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर द IUCN रेड लिस्ट. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर लिस्ट बनाते हैं जो, तो वो रेड लिस्ट में क्या उसका क्रिटिकल एंडेंजर्ड है. थर्ड वन है, इट इज़ कॉमनली नोन एज डांसिंग लेडीज़. क्या इसको डांसिंग लेडीज़ बोलते हैं. आप अपना आंसर मार्क कीजिए, ये करंट का क्वेश्चन है. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. सी आंसर इसका करेक्ट है. बोटनिस्ट
have rediscovered are a rare and critically endangered plant species named Globa andersoni। ये क्रिटिकली एंडेंजर है। बोटनिस्ट जो होता है जो फूल पत्ती पौधों की रिसर्च करते हैं, उन्होंने एक ये सिक्किम में हिमालय के पास तीस्ता रिवर वैली है जो उसकी घाटी है, उसमें 140 साल के बाद ये डिस्कवर किया गया है। और ये वाइट फ्लावर, इस पौधे के वाइट फ्लावर होते हैं, नॉन अपेंडेंस एंथर्स एंड ए येलो लिप्स, मतलब इसमें जो पंखुड़ियाँ येलो रहती हैं और जो परागकण के लिए जो जगह रहती है वो नॉन अपेंडेंस परागकण का बोलते हैं उसको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू द तीस्ता रिवर, मतलब ये जो सिक्किम में है, हिमालय एंड दार्जिलिंग हिल रेंज में वहीं एंडेमिक है, ये वेस्टर्न घाट में नहीं है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। इट इज़ लिस्ट एज एंडेंजर्ड, नो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है, तो इसको एंडेंजर बताया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ कॉमनली नोन एज द डांसिंग लेडीज और स्वान फ्लोर, इसको स्वान फ्लोर और डांसिंग लेडीज भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका ग्लोबा एंडरसोनी नाम है। 93rd क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. The San Andreas Fault along the western coast of the USA is the result of the divergent plate boundary. आपने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ी है, जैसे दो, मान लो अगर कॉन्टिनेंट आपकी प्लेट है तो वो उनमें कन्वर्जेंस होगा, एक सबडक्शन हो जाएगा, नीचे चली जाएगी, एक ऊपर आ जाएगी, जिससे माउंटेन्स बनते हैं आपके, या फिर मान लो रिज बनती हैं कि एक दोनों ही आप में सबमर्ज हो गई। तो इसी तरह से उसमें बोला गया कि जो सेंट एंड्रयू फॉल्ट है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए, जो यूएसए के वेस्टर्न साइड में है, क्या उसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बना हुआ है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इंडोनेशिया आर्किपिलागो इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। आर्किपिलागो जो मान लो आइलैंड की टाइप में है, बीच में जगह बनी हुई है समुद्र के, ओशियन के, तो इंडोनेशिया का जो आर्किपिलागो है क्या वो कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट बाउंड्री से बना हुआ है। एंड द थर्ड वन इज आल्प्स माउंटेन आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। आल्प्स माउंटेन है वो भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है क्या। तो इसके लिए आपको मैप की नॉलेज होना जरूरी है, और आप हमेशा ज्योग्राफी पढ़ते टाइम एटलस आपके साथ रखनी चाहिए, जिससे क्या आपकी नॉलेज बढ़ेगी और लंबे टाइम तक आप चीज़ों को ईजिली से याद रख पाओगे। और अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंट एंड्रूज फॉल्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का एक बेस्ट एग्जांपल, ना कि कन्वर्जेंट का। इन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज द टू प्लेट स्लाइड पास्ट अगेंस्ट ईच अदर। मान लो ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो इस फोर्स से ये मान लो आपस में, या तो इस साइड या इस साइड, तो आपस में, तो ये इसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। कन्वर्जेंट होता है दोनों एक तरफ आते हैं, डाइवर्जेंट आता है दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल है। और देयर इज ए नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंडफॉर्म बट ओनली डिफॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग, मतलब ना तो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हुई है ना बनी है, बट डिफॉर्म हुई है जो पहले थी, थोड़ा सा घिसने से लगा लो। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इंडोनेशिया आर्किपेलागो है अलोंग द प्लेट ऑफ द मार्जिन, इट फॉर्म ड्यू टू ओशियन कन्वर्जेंस, मतलब समुद्र की कन्वर्जेंट प्लेट है तो उससे बना। इट इज फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस बिटवीन द सुंडा ओशियनिक प्लेट एंड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो सुंडा ओशियन प्लेट है और इंडो आशियन प्लेट है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उन दोनों के कन्वर्जेंट से बना है। तो आप याद रखोगे कि इंडोनेशिया जो ओशियनिक प्लेट के कन्वर्जेंट से बना हुआ है, इसमें सुंडा ओशियनिक प्लेट आती है और ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है। थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। आल्प्स माउंटेन आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेन। कॉन्टिनेंट का है ये, जैसे वो ओशियन का था, ये कॉन्टिनेंट बाउंड्री का है। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट प्लेट, हिमालय आल्प्स, और बिटवीन एन ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट रॉकीज एंड एंडीज। तो आपको यह रखना है, रॉकीज एंडीज जो है ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में है, और कॉन्टिनेंट के बीच में आल्प्स और हिमालय हैं। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, और मैंने इसके लिए मैप भी लगा दिया आपकी इजीनेस के लिए। देखो रॉकीज माउंटेन ये रहती हैं, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकीज माउंटेन है, आप सारी याद कर सकते हो इसे। ये एस्केड रेंज है, और ये अपालचियंस माउंटेन है यहाँ पे, और एंडीज रॉक हैं, ये साउथ अमेरिका में है।
आप मैप को याद रखोगे तो आपके लंबे टाइम तक ईजी रहेगा। आल्प्स माउंटेन यहाँ पे है आपकी, ये आपका इटली है, तो आल्प्स माउंटेन इसी एरिया में है आपकी, ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रिया। और ये एटलस है यहाँ पे, एटलस माउंटेन। और यूराल्स पर्वत यहाँ पे है आपके, और तियान सेन यहाँ पे है, अटलाई यहाँ पे है, पामीर और कुनलुन, और हिमालय आपको पता ही है इंडिया में यहाँ पे है, और इथियोपियन हाईलैंड ये यहाँ पे है, ड्रैकन्सबर्ग और ग्रेट डिवाइडिंग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। तो शायद आपको अब याद रहेगा अच्छी तरह से। और ये टेक्टोनिक्स प्लेट के बारे में भी मैंने लगा दिया है, जैसे आप ये यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ये इंडियन प्लेट है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये फिलीपीन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है टोटल, कैरिबियन प्लेट ये साउथ अफ्रीकन प्लेट, नज़का प्लेट, कोकोस प्लेट छोटी सी है ये, पैसिफिक प्लेट, और जुआन डे फूका प्लेट ये बिल्कुल छोटी सी है, जुआन डे फूका प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये इतनी यहाँ पे बड़ी वाली। तो इससे आप जब मान लो ओशियनिक, ओशियन क्या रहता है जो समुद्र में, ये ओशियनिक प्लेट है पूरी। तो कॉन्टिनेंटल ये है, जो मान लो इंडियन प्लेट ये कंबाइन हो गई, तो कॉन्टिनेंटल जो बिल्कुल कॉन्टिनेंट पे, जैसे यूरेशियन प्लेट है कॉन्टिनेंट पे है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो कि ये सबमर्जेंस और डाइवर्जेंस से या ट्रांसफॉर्म फोर्स से ही पूरा अर्थ बनी हुई है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ही मान्य है आज के टाइम में। आई होप आपको अब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। 94th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सीरीज ऑफ द स्ट्रेट्स, स्ट्रेट जलडमरू मध्य बोलते हैं इसको हिंदी में। मान लो दो लैंड हैं, यहाँ पे भी ये लैंड है और यहाँ पे भी एक ज़मीन है, दोनों कॉन्टिनेंट हैं ये। तो यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है, तो इनके बीच के एरिया को स्ट्रेट बोलते हैं, जलडमरू मध्य। तो विच कनेक्ट द ब्लैक सी एंड द अटलांटिक ओशियन, जो ब्लैक सी को और अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है। तो कंसिडर द पेयर दिए उनमें से कौन सा करेक्ट है। जिब्राल्टर, क्या जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। बोस्फोर्स मरामा सी और एजियन सी को जोड़ती है। और डार्डेनेल्स ब्लैक सी और मरमा सी को जोड़ती है, मरमारा सी को जोड़ती है। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैं कहता हूँ आपको अपने पास एटलस रखनी चाहिए, जिससे कि आप इजी मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका ए आंसर करेक्ट है। जो ब्लैक सी है कनेक्टेड टू द डिस्टेंस वाटर ऑफ द अटलांटिक ओशन बाय बोस्फोरस और द सी ऑफ मारामारा। मतलब जो ब्लैक सी है अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, तो बोस्फोरस और द सी ऑफ मारामारा एंड द डार्डेनेल्स, द एजियन सी एंड द मेडिटेरियन सी, इनकी वजह से ब्लैक सी अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। ये मैंने मैप लगा दिया है यहाँ पे, देखो ये है ब्लैक सी। आप यहाँ से मालदोवा कंट्री यहाँ पे है, यूक्रेन है, तो आप एक बार एटलस खोलोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखोगे। ये रसिया है, तो ये यहाँ पे सी ऑफ अजेव है, और ये क्रेच स्ट्रेट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जॉर्जिया है, ये टर्की है। तो आपको याद रखना टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, लंबे टाइम तक याद रहेगा कि टर्की के जस्ट ऊपर ब्लैक सी है और उसके ऊपर सी ऑफ अजो है, और ये क्रेच स्ट्रेट है। यहाँ पे भी स्ट्रेट जलडमरू में दरे, यहाँ भी पानी है और ये दोनों तरफ पृथ्वी है, कॉन्टिनेंट है। और ये आपका इस्तांबुल है, इस्तांबुल। तो ये सी ऑफ मारामारा है, ये छोटा सा, और ये एजियन सी है। तो यहाँ पे भी आपका स्ट्रेट हो गया, और ये ब्लैक सी और इसके सी ऑफ मारामारा सी के बीच में स्ट्रेट हो गया। तो इन ही स्ट्रेट के नाम सी ऑफ एंडलेज एंड वो दूसरा है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। देखो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये मान लो ये एरिया, और ये मेडिटेरियन सी है, और ये अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। और ये स्पेन मैड्रिड के पास का एरिया है, ये मोरक्को आ गया यहाँ पे। तो आप इसको मैप को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, याद रहेंगी आपको। और सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है इसकी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड मारामारा सी। जो बोस्फोरस है, आप इसको फोस्फोरस से याद रख सकते हो कि
फोर्स फोर्स को हाथ लगाने से मर जाएंगे तो ब्लैक सी आपको याद रहेगा, मारा मारे सी। तो ऐसी ट्रिक से आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। मान लो बोसफोरस है ये, तो सी ऑफ मारा मारा और ब्लैक सी को जोड़ता है। और डार्डेनेल ये है एजियन सी को और सी ऑफ मारा मारा को जोड़ता है। वही थर्ड स्टेटमेंट इसलिए है, डार्डेनेल सी है, मारा मारा सी को और एजियन सी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द टेम्परेचर इन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। टेम्परेचर इन्वर्जन होता है कि मान लो टेम्परेचर आप ऊपर जाते हो जैसे एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर का पर्टिकुलर रेट होता है कि आप इतने किलोमीटर पे जाओगे तो 1 किलोमीटर पे आपका 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा, ये स्टैंडर्ड रेट होता है। पर जैसे लेयर पे डिपेंड करता है कि कई बार ऐसे होता है कि आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ भी जाएगा, तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, उल्टा हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका, टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर इन पोलर रीजन। जो पोल पे जो एरिया है नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या उन पे नॉर्मल रहता है, ये ऐसे बोला कि पूरे साल रहता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ द रीजन फॉर द पुअर एयर क्वालिटी ऑफ द दिल्ली ड्यूरिंग विंटर। क्या दिल्ली में जो पुअर एयर क्वालिटी जो विंटर में रहती है, क्या उसका कारण यही है टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड द थर्ड स्टेटमेंट है, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट डैमेज इन द माउंटेन एरिया। मान लो फ्रोस्ट जम जाती है तो उसमें डैमेज होने से यही बचाता है क्या टेम्परेचर इन्वर्जन। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर डी है। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एलिवेशन। तो आप जैसे ही ऊपर जाते हो तो वैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है नॉर्मली में, बट इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो एट टाइम्स सिचुएशन इज रिवर्स। कई बार क्या है सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, नॉर्मल रेट्स इज इन्वर्टेड, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। मैंने ये बता ही दिया कि आपको जो मान लो जब ऊपर जाओगे टेम्परेचर नहीं घटेगा तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसके लिए कंडीशन भी है, लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई। लंबी आपकी ठंड की रातें होती हैं और उसको क्लियर स्काई रहता है, तो आइडियल सिचुएशन है ये इन्वर्जन के लिए, क्योंकि जो हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग नाइट जो है हमारा कॉन्टिनेंट गर्म होता है तो वो रेडिएट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। बाई अर्ली मॉर्निंग आवर द अर्थ इज कूलर। जो अर्ली सुबह जल्दी रहेगी तो अर्थ कूलर रहेगी, तो अर्थ के नीचे आपका ज़्यादा कम टेम्परेचर रहेगा, ऊपर जाओगे तो आपका बढ़ता मिलेगा। तो इसलिए टेम्परेचर इन्वर्जन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इट इज़ ओवर द पोलर रीजन नॉट द ट्रॉपिक्स। मतलब ये पोलर रीजन के ऊपर रहता है, ट्रॉपिक्स पे कम रहता है। जहाँ पे मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कर्क और मकर रेखा के बीच हम रहते हैं, तो वहाँ पे कम रहता है ये। तो थ्रू आउट पोल के ऊपर रहता है ये। और टेम्परेचर इन्वर्जन प्रोमोट्स, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि दिल्ली के एरिया में इसी की वजह से जो आपका डेंस फॉग वगैरह नीचे, क्योंकि आपका लेयर चेंज नहीं होती है, क्योंकि हवा तो गर्म होकर ऊपर उठती है, तो मान लो इन्वर्जन हो गया तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो वहीं पे एनवायरनमेंट डिग्रेड करती रहती है ठंड के टाइम पे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यही मैंने बता दिया कि आपको लेयर अप डाउन नहीं होंगी तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, और स्मोक और डस्ट पार्टिकल गेट्स कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। तो वो एनवायरनमेंट में ही रहती हैं, ऊपर जा नहीं पाती है, लोअर स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेंस फॉग इन द मॉर्निंग इज कॉमन अक्रेंस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। तो फॉग विंटर में ज़्यादा रहती है, तो इट हैंस पोल्यूटेंट्स द सबटल बर्निंग इंडस्ट्री व्हीकल जो एग्जॉस्ट रहता है वही आपका एनवायरनमेंट में रह जाता है, गेट ट्रैप्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द विंटर, दस रिड्यूसिंग द एयर क्वालिटी इन द दिल्ली। यही रीज़न है टेम्परेचर इन्वर्जन दिल्ली में सर्दियों में एटमॉस्फेयर ख़राब होने का रीज़न है। थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इन्वर्जन टेक प्लेस इन द हिल एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नाइट। जैसे मान लो कोल्ड एयर है माउंटेन्स पे नाइट के द्वारा, नाइट में ज़्यादा रहेगी, तो कोल्ड एयर डेंसर देन वार्म एयर। तो कोल्ड एयर जो जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे वो डेंसर रहेगी, सो इट फ्लोज डाउन हिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आएगी आपकी ठंडी हवा। इट accumulates इन द लो स्पॉट, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम द फ्रोस्ट डैमेज। तो जो मान लो कोहरा पड़ता है उससे बचाता है पेड़ पौधों को ये। फ्रोस्ट सस्टेनेबल प्लांट्स ग्रो वेयर देयर इज ए गुड एयर ड्रेनेज एक्सपीरियंस ए कंसिडरेबली लॉन्ग ग्रोइंग सीजन।
Garden on the slopes can be modified to advantage by having a low permeable hedge above, very permeable on lower boundary. तो गार्डन जो बनाए जाते हैं स्लोप पे बनाए जाते हैं क्योंकि इस चीज़ों से बचाने के लिए, फ्रोस्ट से बचाने के लिए। तो जो फ्रोस्ट पॉकेट है, नेचुरल होलोज ऑन द साइड ऑफ द वैलीज एंड इफेक्ट्स ऑफ द सॉलिड बैरियर प्रिवेंटिंग द ड्रेनेज ऑफ द कोल्ड एयर। तो इसमें फिगर दी हुई है, मान लो आपका ये यहाँ पे है, या आपका ऐसे भी यहाँ पे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $96 क्वेश्चन। Recently, which of the following state biodiversity board has declared indigenous mango heritage area? क्या स्टेट बायोडाइवर्सिटी होती है, अपने वन जैव विविधता होती है या वनस्पति होती हैं तो उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हैज़ डिक्लेयर इंडिजिनियस मैंगो हेरिटेज एरिया। तो मैंगो हेरिटेज एरिया किसको बोला गया है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। जैसे ए है केरला को बोला गया है, बी है कर्नाटका को, सी है महाराष्ट्र को और डी है गुजरात को। तो इसका सॉल्यूशन ए है, केरला को मैंगो के लिए हेरिटेज एरिया बोला गया है क्योंकि यहाँ पे 200 से ज़्यादा वैरायटी मैंगो की मिलती है केरला में। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में कन्नापुरम पंचायत एरिया में भी पर्टिकुलर पंचायत है कन्नापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ओशियनिक सैलिनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो समुद्र में क्या है सैलिनिटी, मतलब नमक की मात्रा को सैलिनिटी बोलते हैं, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। सैलिनिटी वेरिएशन एट द ओशियन बॉटम इज मैक्सिमम। क्या जो ओशियन है, समुद्र है, क्या उसके तली में, तलछटे में ज़्यादा सैलिनिटी रहती है? सेकेंड वन इज देर इज ए शार्प इंक्रीज इन द सैलिनिटी इन द हेलोसियन लेयर। हेलोसियन लेयर रहती है जो मान लो समुद्र की, ओशियन की ऊपरी रेंज के जस्ट नीचे रहती है, उसको हेलोसियन लेयर बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज salinity always decrease from the lower to higher latitude। लैटिट्यूड तो मैंने बता ही दिया था आपको कि ये ऐसे हैं, मान लो लोअर टू हायर लैटिट्यूड जाएंगे तो क्या सैलिनिटी डिक्रीज होगी। इफेक्ट्स ऑफ द सैलिनिटी इज ग्रेटर इन द डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द वाटर देन द टेम्परेचर। तो जो सैलिनिटी का इफेक्ट्स है, क्या ज़्यादा डेंसिटी बताने के लिए एग्जैक्ट है टेम्परेचर से ज़्यादा। तो अपना आंसर मार्क कीजिए, क्योंकि ये रहता ना कि डेंसिटी मान लो आपको पता है कि वार्म वाटर है जो आपके ठंडे पानी के ऊपर रहेगा हमेशा। आप कभी भी देख लेना, कभी आप मान लो पानी गर्म कर रहे हैं घर पे, तो गर्म पानी आपका ऊपर रहेगा, उससे डेंसिटी पता चलती है कि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है आपके ठंडे पानी की कंपैरिजन में। तो क्या उसने पूछा कि सैलिनिटी डिसाइड करती है क्या? तो ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी है सेकेंड एंड फोर्थ, सी है सेकेंड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ। तो आपका अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका करेक्ट आंसर सी है। जो समुद्र की तली में क्या है कम रहता है सैलिनिटी, कांस्टेंट रहती है। देयर आर लिटिल चेंज इन द सैलिनिटी ऑफ द वाटर ड्यू टू लेस प्रेसिपिटेशन। मतलब बारिश का वहाँ पे कम इफेक्ट पड़ता है समुद्र की तली में, तो न ही वहाँ से एवोपरेशन होता है क्योंकि सैलिनिटी कम होती है। तब मान लो वहाँ का पानी आपका उड़ गया, पानी एवोपरेट हो गया, तो वहाँ पे जो ज़्यादा नमक रह गया तो उसकी सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी आपकी। अगर प्रेसिपिटेशन हो गया, मान लो बारिश होगी तो पानी ज़्यादा हो गया तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, पानी ज़्यादा होगा नमक कम होगा। तो उसी बेस पे कुछ नीचे कांस्टेंट रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तली तक पानी पहुँच नहीं पाता। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हेलोसियन लेयर जैसे मान लो जस्ट बीनीथ द सरफेस लेयर, जो है सरफेस लेयर है उससे जस्ट नीचे ही होती है हेलोसियन लेयर पानी की। तो देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन द सैलिनिटी विद द डेप्थ। मतलब आप जस्ट इससे नीचे जाओगे तो आपकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी एकदम से। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जनरली ड्यू टू हायर एवोपरेशन इन द लोअर लैटिट्यूड। मतलब जो जहाँ पे हम रहते हैं लोअर लैटिट्यूड पे, तो वहाँ पे क्या है एवोपरेशन हाई हो जाएगा और सैलिनिटी इज़ हायर। तो पानी मान लो ज़्यादा उड़ गया तो आपका नमक रह गया, तो इसलिए सैलिनिटी ज़्यादा रहती है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द फ्रेश स्नो। और ऊपर पोल के पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या है क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट स्नो बहती है तो पानी ज़्यादा आ जाएगा नदियों में, वहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाएगी। हाउएवर द सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट
20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के जो बीच में रहते हैं, जैसे मान लो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहती है, तो उसके पास में ही आप लगा लो ये रहता है, 20 से 40 के बीच में ही ज़्यादा रहती है। डिक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड हायर लैटिट्यूड, इसमें बोल दिया कि जो 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड है फ्रॉम दिस डिक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ जाते हैं कम होती रहती है, एट एंड हायर लैटिट्यूड ऊपर भी जाते हैं तो कम होती है, पर 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ज़्यादा सैलिनिटी रहती है। वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है ये। फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इफ़ देर आर 2 लेयर्स ऑफ द वाटर विद सेम सैलिनिटी, मतलब जो सेम सैलिनिटी है, मान लो नमक दोनों पानियों में बराबर है, तो क्या रहेगा, द वार्मर वाटर विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द कोल्डर। तो आपको पता है कि वार्म वाटर जो है आपके कोल्ड वाटर पे फ्लोट करता है, पानी गर्म करते हैं, आप देखते हैं घर में डेली यूज में। इफ़ द लेयर विद द हायर सैलिनिटी इज वार्मर देन द लेयर विद द लोअर सैलिनिटी, देन लेयर ऑफ द वाटर हायर सैलिनिटी फ्लोट्स ऑन द लोअर सैलिनिटी, मतलब जो जिसमें कम नमक है वो नीचे रहेगा, जिसमें ज़्यादा सैलिनिटी है वो ऊपर रहेगा पानी। तो टेम्परेचर हैज ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन सैलिनिटी, मतलब डेंसिटी उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो इस पर ज़्यादा आपका टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना कि सैलिनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे कोज फिजिकल स्ट्रेसेस एंड द केमिकल एक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, मतलब जो मान लो अर्थ पे जो अलग अलग तरह की शेप बनती है उसको जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या है, को फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रेस डालता है क्या, जो अर्थ पे वेरियस लैंड फॉर्म्स बनते हैं, लैंड फॉर्म अलग अलग तरह की शेप बन जाती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल द एनर्जी ऑफ द एक्सोजेनिक प्रोसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द सन। एक्सोजेनिक होता है कि जो पृथ्वी के बाहर की चीज़ों के प्रोसेस होते हैं उनको एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक जो अंदर के प्रोसेस होते हैं। तो उस पर क्या सूर्य की ऊर्जा का ज़्यादा इफेक्ट रहता है। डायस्ट्रोफिज्म इज द प्रोसेस वीरिंग डाउन रिलीफ, तो क्या है, डायस्ट्रोफिज्म उसको बोलते हैं क्या, जो रिलीफ बनी हुई है उनमें वीरिंग डाउन हो जाता है, उनका वो टीयर वियर हो जाती हैं। इनमें से अपना स्टेटमेंट बताइए कौन सा करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन ए है। एंडोजेनिक प्रोसेस फोर्सेस causing physical stress and chemical action on the each material bringing about changes in the configuration of the surface of the earth is known geomorphic process। मतलब जो एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक जो भी फोर्सेस हैं उनकी वजह से फिजिकल स्ट्रेस में या केमिकल एक्शन में चेंज आता है तो उसको जियोमॉर्फिक, जियो मतलब अर्थ होता है, मॉर्फिक शेप, तो उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है कि एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड derive their energy from the atmosphere determined by the ultimate energy from the sun, also the gradients created by the tectonic factors। तो अकेला सूर्य का इफेक्ट नहीं पड़ता, टेक्टोनिक फैक्ट जो टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी पढ़ते हैं उससे भी इफेक्ट पड़ता है जियोमॉर्फिक शेप बनने में। हमने बताया था कि वो यहाँ पे पर्वत बन गए दो प्लेट के कन्वर्ज होने से, डाइवर्ज होने से या ट्रांसफॉर्म होने से, तो वही टेक्टोनिक फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑल द मटेरियल हैविंग ए स्लोपिंग सरफेस टेंड्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द मैटर डाउन स्लिप डायरेक्शन, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट रहता है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डायस्ट्रोफिज्म इज द प्रोसेस दैट मूव्स एलिवेट्स बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ कास्ट। डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं कि जैसे मान लो पर्वत बन गया या घाटी बन गई, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे बताया गया है, वैसे ही उसको प्रोसेस को डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस वेयर एक्शन ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन वेयरिंग डाउन दी, तो उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। मान लो कोई लैंड फॉर्म जैसे पर्वत घिसता जा रहा है या कोई चीज़ें जो बनी हुई हैं पठार घिसता जा रहा है तो उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्टी क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू दिस साइक्लोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइक्लोन के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर्स ओवर द सी। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या ओनली सी के ऊपर हैपन होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्कर बोथ ओवर लैंड एंड सी। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या वो लैंड और सी के दोनों के ऊपर होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, सेकंड स्टेटमेंट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। क्या ये वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हैं जो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं क्या। थर्ड है,
A clear frontal system is present in the extratropical cyclones while it is absent in the tropical cyclone. जो मान लो क्या क्लियर फ्रंटल सिस्टम इज प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. फ्रंटल सिस्टम क्या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में रहता है विच इज एब्सेंट इन दी ट्रॉपिकल साइक्लोन. एंड द फोर्थ वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट्स ए मच लार्जर एरिया देन दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से. ए सेकेंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ. यह चारों ठीक है. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसका करेक्ट आंसर बी है. फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है सी के ऊपर ज़्यादा होते हैं, ये लैंड पे जाते हैं डिसिपेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है लैंड पे भी रहते हैं सी पे भी रहते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है मतलब जो नॉर्मल आप ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट जाता है और एक्स्ट्रा वाला वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा. तो आप इसको जैसे सन से याद रख सकते हैं, सन की डायरेक्शन से. तो जो नॉर्मल है वो ट्रॉपिकल है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल उससे अपोजिट है. और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आर दी पोलर फ्रंट फॉर्म अलोंग पोलर फ्रंट, हैंस ए क्लियर फ्रंटल सिस्टम इज प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में क्लियर फ्रंट रहता है, ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपका फ्रंट रहता है. और फ्रंट फॉर्मेशन के बारे में आपको जाके पढ़ना है क्या फ्रंट क्या होता है साइक्लोन में. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज़ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इफेक्ट्स लार्जर एरिया दैन द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव लार्जर विंड स्पीड दैन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल. इसमें बोला गया कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है लार्जर एरिया को इफेक्ट करता है मोर दैन द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव विंड ग्रेटर दैन दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल. विंड स्पीड ज़्यादा ट्रॉपिकल में रहती है बट एरिया ज़्यादा अफेक्ट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 100th क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू द ग्रीन एजी प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में था तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. ये फंड किया जाता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा. सेकेंड स्टेटमेंट इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ओनली हिमालय स्टेट. हिमालय स्टेट में है क्या ये. एंड द थर्ड वन इज इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद असिस्टेंट फ्रॉम द FOA फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट्स एम टू कैटलाइज द सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंट्री फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर्स इनकम. इट वाज रिसेंटली इन द लॉन्च इन द मिजोरम. मिजोरम में लॉन्च किया गया है कि फार्मर की इनकम को भी इफेक्ट न डाले और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर का. तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के द्वारा फंडेड किया जाता है. The project is being implemented in higher conservation value landscape of the 5 states. मतलब 5 स्टेट में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा. MP में चंबल एरिया में, मिजोरम में दम्पा में, उड़ीसा में सिमलीपाल लैंडस्केप में एंड आपका राजस्थान में नेशनल पार्क लैंडस्केप में और उत्तराखंड में कॉर्बेट राजाजी लैंडस्केप में. थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है. द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट कोलेबोरेशन विद द FAO. जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसके FAO के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं. और इसमें ये हिंदी में भी आपका आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स who are really in need such type of questions, because that is totally paid content. It can be propitious for every UPSC and UPPCS aspirant. Thank you friends. Bye.